हेलो एवरीवन, आई एम यश। फाइनल रिवीजन में आपका स्वागत है। तो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के डिस्कशन में अब हम बढ़ रहे हैं स्वतंत्रता पाने की ओर, क्योंकि आज के डिस्कशन से हम गांधी जी के कार्यों को देखेंगे और स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए गांधी जी ने जितने भी कार्य किए और जितनी भी स्ट्रेटजीज अपनाई तो उन्हें गांधीवादी आंदोलन कहा जाता है। तो लेक्चर की शुरुआत इसी आंदोलन से करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इस आंदोलन की विचारधारा की। तो विचारधारा के अंतर्गत इसमें पहला पॉइंट आता है सत्याग्रह। तो देखें कि सत्याग्रह क्या होता है। तो सत्य और अहिंसा पर आधारित एक शक्ति होती है ये, जिसमें विरोधी व्यक्ति जो भी है उसके हृदय जीतने पर बल दिया जाता है, उसे चोट पहुंचाने पर नहीं। और यह जो सत्याग्रह है ये नैतिक शक्ति के आगे भौतिक शक्ति को झुकाने की कला है। इसमें अहिंसा पर बल दिया जाता है, इसलिए यह सिद्धांत ज़्यादा जनभागीदारी के साथ बढ़ता है आगे, क्योंकि लोग अहिंसा के सिद्धांत को ज़्यादा पसंद करते हैं। अब इसमें क्या क्या किया जाता है? इसमें धरना दिया जाता है, प्रदर्शन किया जाता है, असहयोग किया जाता है, जेल भरो जैसे कार्यक्रम किए जाते हैं और इसी के माध्यम से विरोध में खड़े व्यक्ति के हृदय में परिवर्तन पर बल दिया जाता है। तो अब ये जो सत्याग्रह की स्ट्रेटेजी है ये उग्रवाद से अलग है, क्योंकि उग्रवादी आंदोलन में जो निष्क्रिय प्रतिरोध की बात की थी हमने, उसमें भी धरना प्रदर्शन तो होता है, लेकिन उग्रवादी विचारधारा विरोधी को पराजित करने पर बल देती है और गांधीवादी विचारधारा, सत्याग्रह की विचारधारा विरोधी के हृदय परिवर्तन पर बल देती है। इसीलिए उग्रवादी विचारधारा में जहाँ हिंसा हो सकती है वहाँ गांधीवादी विचारधारा में हिंसा का कोई नामो निशान नहीं होता। अब आगे गांधीवादी विचारधारा का दूसरा पॉइंट आता है साधन साध्य की पवित्रता। मतलब गांधी जी के अनुसार साधन जो है वो बीज है और साध्य जो है वो वृक्ष है, तो इसलिए दोनों की पवित्रता जरूरी होती है। तो ये साधन और साध्य होता क्या है ये समझिए। तो जैसे हम कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं ना, तो हमारे माइंड में गोल होता है कि इस एग्ज़ाम को हमें क्रैक करना है। तो ये जो हमारा एम है इसे ही कहा जाता है साध्य। जैसे गांधीवादी आंदोलन में आंदोलनकारियों का एम था या साध्य था स्वतंत्रता की प्राप्ति करना। और अब बात करें साधन की, तो साधन होता है कि हम किसी एम को प्राप्त करने के लिए, जैसे हमें एग्ज़ाम क्रैक करना है तो उसके लिए हम पढ़ाई करते हैं, यूट्यूब में एजुकेशनल वीडियोस देख लेते हैं और विभिन्न टीचर से डिस्कशन करते हैं, बुक्स का यूज़ करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हमने यूज़ की तो ये साधन हो जाते हैं एक तरीके से उस एम को प्राप्त करने के लिए। तो गांधीवादी आंदोलन में भी साधन थे सत्य और अहिंसा पर बल। तो इसी के माध्यम से गांधीवादी आंदोलन चलता रहा और गांधी जी का यही कहना था कि साधन और साध्य दोनों पवित्र होने चाहिए। और इसी विचारधारा के कारण उन्होंने सुभाष चंद्र बोस की विचारधारा का भी विरोध किया था, क्योंकि इंडिपेंडेंस के लिए सुभाष चंद्र बोस ने हिटलर के फांसीवाद से मदद की बात की थी। अब आगे मैकियावेली एक चिंतक हुए हैं, उनकी विचारधारा ये थी कि सिर्फ साध्य पवित्र होना चाहिए, साधन तो कैसा भी हो, मतलब कुछ भी यूज़ करके हमें सिर्फ एम तक पहुंचना है। लेकिन गांधीवादी विचारधारा इससे बिल्कुल अलग साधन और साध्य दोनों की पवित्रता की बात करता है। फिर आगे गांधीवादी विचारधारा का तीसरा पॉइंट आता है जो है सर्वोदय की अवधारणा। तो इसमें गांधी जी सभी व्यक्तियों की उन्नति की बात करते हैं और कहते हैं कि वकील हो या न्यायी, सभी को जीविकोपार्जन का अधिकार है और कार्यों के आधार पर किसी को भी छोटा नहीं मानना चाहिए। तो ये जो सर्वोदय की विचारधारा है ना, ये उपयोगितावादी विचारधारा से अलग है, क्योंकि उपयोगितावादी विचारधारा में अधिकतम लोगों के अधिकतम सुख की बात कही गई है और सर्वोदय की विचारधारा में अधिकतम नहीं बल्कि सभी की उन्नति की बात की जाती है। इसी के तहत गरीबी, छुआछूत आदि का समाधान भी प्रस्तुत करती है यह विचारधारा। अब इसी विचारधारा में अगला पॉइंट है वर्ग समन्वय। तो इस विचारधारा में आपसी सहयोग पर बल दिया जाता है और सभी वर्गों के सहयोग, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, पूंजीपति हो, जमींदार हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो, सभी को एकजुट करके आंदोलन को सशक्त बनाने की बात करती है यह विचारधारा, जिसमें जन अधिकारों की प्राप्ति पर बल दिया जाता है। इसी कारण वर्ग समन्वय की विचारधारा कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष की अवधारणा से अलग प्रतीत होती है। अब आगे बात करते हैं कि गांधीवाद के सामाजिक और शिक्षा से संबंधित क्या विचार थे। तो गांधीवाद कहता है कि लैंगिक भेद, ऊंच नीच, छुआछूत आदि की अवधारणा समाज में नहीं होनी चाहिए। इसीलिए गांधी जी ने अछूतोद्धार कार्यक्रम भी चलाया था, जिसमें उन्होंने सभी के मंदिर में प्रवेश पर बल दिया था ताकि सामाजिक आर्थिक उन्नति हो सके। वे महिला सशक्तिकरण पर भी बल देते थे, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने, उन्हें शिक्षित करने पर बल देते थे, जिसके कारण महिलाओं की आंदोलन में भूमिका भी बढ़ी। फिर इन्होंने शिक्षा के लिए वर्धा शिक्षा योजना चलाई थी। ये शिक्षा को स्वयं को पहचानने का माध्यम बताते थे
और शिक्षा के लिए मातृभाषा पर बल देते थे। अब आगे गांधीवाद का आर्थिक सिद्धांत देख लेते हैं, जो है ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। और इस सिद्धांत में इन्होंने मालिक मजदूर के बीच संबंध को स्पष्ट किया है। और इसी के अंतर्गत वे कहते हैं कि मालिक जो है वह अपनी संपत्ति का मात्र संरक्षक है, इसीलिए यदि किसी के पास निजी संपत्ति भी है तो वह संपत्ति उसे सार्वजनिक उपयोग के लिए उपलब्ध करानी चाहिए। और इन्होंने अपनी बुक हिंद स्वराज में लघु और कुटीर उद्योगों के बारे में कुछ बातें भी शेयर की हैं। और गांधीवादी विचारधारा औद्योगिकरण की आलोचना भी करता है, क्योंकि भारत की जनसंख्या ज़्यादा है, इसलिए सारे कार्य जनता द्वारा ही संपन्न किए जा सकते थे। तो यहाँ पर गांधीवाद की विचारधारा समाप्त होती है। अब हम देख लेते हैं कि गांधीवाद की कार्य पद्धति कैसी थी। तो इस कार्य पद्धति में इनका पहला पॉइंट आता है कि आंदोलन के सक्रिय और निष्क्रिय दौर पर विश्वास करते थे ये। तो इनका मानना था कि कोई भी जन आंदोलन लंबे समय तक नहीं चल सकता, क्योंकि जनता की दमन सहने की शक्ति जो है वो सीमित होती है। इसीलिए आंदोलन की ऊर्जा समाप्ति से पहले ही आंदोलन को वापस ले लेना चाहिए, ताकि लोगों को निराशा से बचाया जा सके। और आंदोलन वापसी के बाद जो आंदोलन का निष्क्रिय दौर होगा उसमें रचनात्मक कार्य करना चाहिए, जिससे जनता की गतिशीलता बनी रहे और नए आंदोलन के लिए जनता ऊर्जावान होती रहे। फिर गांधीवाद की अगली रणनीति आती है दबाव समझौता दबाव की रणनीति, या फिर इसे संघर्ष विराम संघर्ष की रणनीति भी कहते हैं, जिसमें सरकार पर दबाव बनाकर उन्हें समझौते के लिए बाध्य करना चाहिए, जिससे सरकार कुछ आपकी मांगे तो मान लेगी, लेकिन जब कुछ मांगे बच जाती हैं उनके लिए पुनः आंदोलन करना चाहिए, पुनः सरकार पर दबाव बनाना चाहिए, ताकि निरंतर आंदोलन की गतिशीलता बनी रहे। फिर गांधीवाद की अगली रणनीति आती है जनशक्ति और नियंत्रित आंदोलन पर बल। मतलब गांधी जी अपने आंदोलन में आम जनता को शामिल करते थे और शामिल करने के साथ साथ उनके आंदोलन पर नियंत्रण भी रखते थे, जैसे सत्याग्रह, अहिंसा, साधन साध्य की पवित्रता जैसे विचार देकर वे जनता को अपनी विचारधारा से बांधे रखते थे और आंदोलन की रूपरेखा तैयार करते थे और जनता से विनती करते थे कि इसी के दायरे में रहकर आंदोलन करें। और यदि वे ऐसा नहीं करते ना तो आंदोलन के अनियंत्रित होने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे आंदोलन हिंसक भी हो सकता था और ब्रिटिशर्स फिर इसका आसानी से दमन भी कर पाते। अब गांधीवादी रणनीति का लास्ट पॉइंट देख लेते हैं, जो है साधारण जीवन शैली और रचनात्मक कार्यों पर बल देना। और इसी विचारधारा के कारण भारत की जनता इन्हें वास्तविक नेतृत्वकर्ता मानती थी, क्योंकि गांधी जी साधारण वेशभूषा धारण करते थे, आम बोलचाल की भाषा बोलते थे और यात्रा करने के लिए भी उन्हीं साधन का यूज करते थे जिनका इस्तेमाल आम जनता करती थी। अब इनके कुछ रचनात्मक कार्य देखें तो हिंदू मुस्लिम एकता, अछूतोद्धार कार्यक्रम, लैंगिक समानता पर बल देना, प्राकृतिक चिकित्सा, ग्रामीण स्वास्थ्य को बढ़ावा देना और चरखे का प्रयोग करना आदि जैसे रचनात्मक कार्य करते रहते थे। और इन्हीं रचनात्मक कार्यों ने निष्क्रिय दौर में भी आंदोलन की गतिशीलता बनाए रखी, जिससे जनता की भागीदारी बढ़ते रही आंदोलन में और भारत के गांव भी आत्मनिर्भर होने लगे तथा मजबूत भारत का निर्माण होने लगा था। तो ये था गांधीवादी आंदोलन, उसके विचार और उसकी रणनीतियाँ। अब इन रणनीतियों को हम गांधी जी के विभिन्न सत्याग्रहों में देखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब बात करते हैं 1919 में हुए रोलेट सत्याग्रह की। तो इसकी कहानी कुछ इस तरह से है कि प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था, तो गांधी जी उस समय भारतीयों को प्रोत्साहित कर रहे थे कि वे ब्रिटिश सेना में भर्ती हों। अब गांधी जी ऐसा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ब्रिटिशर्स ने उनसे कहा था कि युद्ध समाप्त होने के बाद हम भारत में संवैधानिक सुधार करेंगे, और इसी कारण गांधी जी को केसर-ए-हिंद की उपाधि देते हैं ब्रिटिशर्स। लेकिन युद्ध के बाद तो सिनेरियो कुछ और ही होता है। इसमें सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाती है और इसी कमेटी के सुझाव से 1918 में रोलेट एक्ट पारित होता है, जिसका प्रावधान कुछ इस तरह से था कि विशेष न्यायालय की स्थापना की जाएगी और इसके निर्णय के विरुद्ध कोई भी अपील नहीं कर पाएगा। मतलब इस न्यायालय के निर्णय आखिरी होगा और सरकार को तलाशी लेने का, गिरफ्तारी करने का अधिकार होगा तथा वर्ल्ड वॉर के समय जो इमरजेंसी लगाई गई थी भारत में, तो इसे युद्ध समाप्ति के बाद भी लागू रखा जाएगा। तो इन्हीं सारे प्रावधानों को देखकर फरवरी 1919 में गांधी जी ने रोलेट एक्ट के विरुद्ध में आंदोलन चलाया, जिसे रोलेट सत्याग्रह कहा जाता है। तो इस सत्याग्रह में इन्होंने इस तरह से कार्य किया कि पहले होम रूल लीग के सदस्यों से संपर्क किया, फिर राष्ट्रव्यापी हड़ताल की, उपवास किया, प्रार्थना सभा का आयोजन करते थे ये, और गिरफ्तारी देने की भी बात करते थे।
और सत्याग्रह प्रारंभ की अवधि 6 अप्रैल रखी गई थी, लेकिन पहले ही यह सत्याग्रह आरंभ हो जाता है, लेकिन यह हिंसक रूप धारण कर लेता है। और उसी समय एक घटना हो जाती है जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसमें होता क्या है कि सरकार ने जब पंजाब के जो नेता थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सतपाल मलिक, तो ब्रिटिश सरकार ने जब इन दोनों को पंजाब से निर्वासित कर दिया, तो इसके विरुद्ध में सार्वजनिक सभा आयोजित कराई गई 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में। लेकिन यह सभा बिल्कुल शांतिपूर्ण रूप से आयोजित की जा रही थी, लेकिन उसी समय आता है जनरल डायर, जो इसे कहता है कि यह सरकारी आदेश की अवहेलना है और चेतावनी दिए बगैर पूरे बाग में गोलियां चलवा देता है। और इस हत्याकांड में बहुत से लोग अपनी जान खो देते हैं। और इसी के विरुद्ध में रविन्द्रनाथ टैगोर अपने नाइटहुड की उपाधि त्याग देते हैं तथा शंकर नायर भी वायसराय की कार्यकारिणी से इस्तीफा दे देते हैं। और फिर आगे चलकर 18 अप्रैल 1919 को रोलेट सत्याग्रह को भी समाप्त कर दिया जाता है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो अब बात करते हैं खिलाफत आंदोलन की। तो सबसे पहले देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन हुआ क्यों था। इसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि तुर्की में जो खलीफा होते थे वो मुस्लिम विश्व के आध्यात्मिक गुरु होते थे और भारतीय मुस्लिम भी उन्हें गुरु मानते थे। तो जब पहला वर्ल्ड वॉर चल रहा था तो ब्रिटिशर्स तुर्की के विरुद्ध लड़ाई कर रहे थे। तो जब सेवर्स की संधि होती है तो उसमें तुर्की साम्राज्य के विभाजन की बात कही जाती है और ब्रिटिशर्स खलीफा का अपमान भी करते हैं, जिससे भारतीय मुसलमानों के साथ साथ विश्व के अन्य मुसलमानों में भी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध आक्रोश उत्पन्न होता है। और इसी के तहत 1916 में लखनऊ अधिवेशन में, जहां पर अध्यक्ष अंबिकाचरण मजूमदार थे, वहां पे मुस्लिम पृथक निर्वाचन को स्वीकार किया जाता है भारत में और हिंदू मुस्लिम एकता की बात कही जाती है। और यहीं से असहयोग आंदोलन की भी शुरुआत हो जाती है, जो खिलाफत आंदोलन के साथ ही चलता है। तो इस खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य तो था कि तुर्की खलीफा को सम्मान प्राप्त कराना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़े आता है और हिंदू मुस्लिम एकता में एक बड़ी भूमिका भी निभाता है। अब देखते हैं कि इस आंदोलन की विभिन्न गतिविधियां कैसी रही थीं। तो 1919 में एक कमेटी का गठन किया जाता है, जिसमें होते हैं शौकत अली, मोहम्मद अली, मौलाना आज़ाद और हकीम अजमल खां। और इस अखिल भारतीय खिलाफत कमेटी का पहला अधिवेशन होता है जून 1920 में इलाहाबाद में, जिसमें गांधी जी को नेतृत्वकर्ता बनाया जाता है और स्कूल, कॉलेज, अदालत आदि के बहिष्कार का निर्णय लिया जाता है। फिर इस आंदोलन की विधिवत शुरुआत 31 अगस्त 1920 से होती है और यहाँ गांधी जी ने भारतीय राजनीति को खिलाफत आंदोलन से जोड़ दिया था और इस चीज़ का विरोध किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। लेकिन अब हम ये भी देखते हैं कि यह खिलाफत आंदोलन ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो देखते हैं कि इस आंदोलन का पतन क्यों हुआ। तो कांग्रेस का जो असहयोग आंदोलन था उसका प्रभाव बढ़ने लगा था, क्योंकि अब मुद्दा स्वराज की प्राप्ति हो गया था और खिलाफत नेताओं का ब्रिटिश द्वारा दमन भी किया जाने लगा था। और उसी समय 1923 में खलीफा का पद ही समाप्त कर दिया जाता है और जिसके बाद इस आंदोलन का फिर कुछ औचित्य ही नहीं रह जाता। तो ये था खिलाफत आंदोलन। देखते हैं अब इसके परिणाम क्या हुए। तो भारतीय राजनीति में सरकार विरोधी आंदोलन को मजबूती दी थी इसने। हिंदू मुस्लिम एकता पहली बार नजर आई थी इसके चलते, और भारतीय राजनीति में पहली बार सभी लोग धर्म विशेष के मुद्दे पर इकट्ठा हुए थे। तो ये सारी बात थी खिलाफत आंदोलन की। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम डिटेल में बात करेंगे असहयोग आंदोलन की। तो लेक्चर पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिए, क्योंकि डिस्कशन में हम मॉडर्न इंडिया की सीरीज़ के बाद अगली सीरीज़ स्टार्ट करेंगे पॉलिटिकल साइंस की। तो सब्सक्राइब द चैनल और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आई एम यश डेरिया साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।